नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है कुमार इंजीनियरिंग क्लासेस पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे बाउसिंगर्स इफेक्ट के बारे में। और आप लोग टेंशन न लें साथियों, आपका इस पूरे पढ़ाए गए पूरे सेशन का फ़ोटो आपको लास्ट के वीडियो में मिल जाएगा। टेंशन न लें इसके लिए। बाउसिंगर्स इफेक्ट क्या होता है? बाउसिंगर्स इफेक्ट्स में जो साइंटिस्ट का नाम है वो साइंटिस्ट है जॉन बाउसिंगर। जॉन BOUSCA बाउसिंगर। ये जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। एक साइंटिस्ट जो एक थ्योरी को दिए हैं जो बाउसिंगर इफेक्ट है, जिसके हेल्प से हम लोग एक माइल्ड स्टील को HYSD और हाई स्ट्रेंथ स्टील में बदल सकते हैं। आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पहले एक ग्राफ बनाते हैं। ये जो ग्राफ है बाउसिंगर्स इफेक्ट के लिए बनाया जा रहा है। इधर स्ट्रेन है, इधर स्ट्रेस है। उसके बाद जब लोड लगाया गया तो एक इलास्टिक लिमिट तक, एक माइल्ड स्टील पे जब लोड लगाया गया, स्ट्रेस लगाया, तो एक इलास्टिक लिमिट तक इलास्टिसिटी हुआ मटेरियल में। उसके बाद फिर इडलिंग की तरफ बढ़ा। तो ये जब लोडिंग केस है तो जितना अपर जोन में होगा उतना ही लोअर जोन में होगा वो इफेक्ट। तो ये इलास्टिक लिमिट तक यहाँ पे इसको सिग्मा ST कहेंगे, और सिग्मा ST होता है स्ट्रेंथ इन टेंशन। तो उसी प्रकार से नीचे कंप्रेशन जोन, इसको हम लोग कंप्रेशन जोन कहेंगे। कंप्रेशन जोन, इसको हम लोग टेंशन जोन कहेंगे। तो जब एक मटेरियल पे लोड लगा करके जब इसको अपर लिमिट तक ले गए, उसके बाद उस मटेरियल को फिर से वहीं से लोड लगाए जहाँ तक उसमें स्ट्रेन हुआ था। जैसे ही वहाँ, तो ये जब अपना ग्राफ शो करेगा तो उस मटेरियल का फिर ऐसे शो करेगा। मतलब उसके मटेरियल का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और इलास्टिसिटी भी बढ़ेगा, पर कंप्रेशन जोन में इलास्टिसिटी घटेगा। और इन सब में क्या है कि थीटा कांस्टेंट है। ये एक मटेरियल ये हुआ, उसी को जब दूसरा बार किया गया, उसी तरह उसको फिर तीसरा बार किया गया, उसी प्रकार उसको चौथा बार किया गया। तो हर बार टेंसाइल जोन तो में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन कंप्रेसिव जोन में उसका घटते जाएगा। तो ये जो घटेगा यहाँ से यहाँ इतना दूर, टोटल को कहेंगे हम लोग लॉस इन कंप्रेशन। लॉस इन कंप्रेशन, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और जो इस साइड गेन किया है यहाँ तक, इसको हम लोग कहेंगे गेन इन टेंसाइल स्ट्रेंथ। गेन इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसमें जो है थीटा का मान कांस्टेंट है। और इसी प्रोसेस के थ्रू जो है हम लोग माइल्ड स्टील को HYSD में और HYSD को फिर हाई स्ट्रेंथ स्टील में चेंज करते हैं, जिससे कि हम लोग इसमें केमिकल चेंजेस किसी प्रकार का न करके एक स्टील को नॉर्मल सिर्फ लोड में वेरिएशन करके माइल्ड स्टील को HYSD में हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार और HSS हाई स्ट्रेंथ स्टील बार में चेंज करते हैं। उसका एक नोट पॉइंट है कि गेन इन इलास्टिक स्ट्रेंथ इन वन डायरेक्शन इज इक्वल टू लॉस इन इलास्टिक स्ट्रेंथ इन अदर डायरेक्शन। मतलब कि अगर हम वन डायरेक्शन और अदर डायरेक्शन इसलिए लिखे कि अगर हम टेंसाइल में स्ट्रेंथ बढ़ा करके, टेंसाइल फोर्स लगा करके अगर मटेरियल को चेंज करेंगे माइल्ड स्टील से HYSD या HSS में, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घटेगा। और अगर कंप्रेसिव फोर्स लगा करके चेंज करेंगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें घटेगा। दोनों में से किसी एक प्रोसेस में चेंज होगा। इसीलिए
इसको वन डायरेक्शन और अदर डायरेक्शन लिखा गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं, बात करेंगे कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ स्टील, इसके लिए क्या होगा हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसके लिए हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। ये माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है। यहीं पर एक HYHD का हुआ और उसी के ऊपर HSS का है। ये सब में इलास्टिक थीटा का मान सेम है और tan थीटा इज इक्वल टू इलास्टिक होता है, क्योंकि E इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ये स्ट्रेन इधर है, एक स्ट्रेस इधर है, तो tan थीटा इज इक्वल टू ई हुआ। यानी कि इस सब में जितना भी प्रकार का मटेरियल है, इन सब में इलास्टिसिटी का मान सेम होगा। अब कुछ मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या क्या है कि पहला डक्टिलिटी। इसमें डक्टिलिटी क्या होगा, डक्टिलिटी का प्रोसेस क्या होगा, तो डक्टिलिटी का प्रोसेस ये होगा कि माइल्ड स्टील में सबसे ज़्यादा डक्टिलिटी होगा, उससे कम फिर HYHD में होगा और फिर उससे भी कम HSS में होगा। डक्टिलिटी यानी कि मटेरियल को तार में बदलने की क्षमता। दूसरा नोट पॉइंट है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या रहेगा इन तीनों मटेरियल में, स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा HSS में होगा, फिर HYHD में होगा और फिर माइल्ड स्टील में होगा। सबसे कम इसमें स्ट्रेंथ माइल्ड स्टील में होगा और सबसे ज़्यादा HSS में होगा। तीसरा मेन इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होगा कि तीनों सेम होगा, तीनों में इलास्टिसिटी सेम होगा, तीनों में किसी भी मटेरियल में किसी प्रकार का इलास्टिसिटी में चेंजेस नहीं होगा और केमिकल कंपोजिशन भी सारे का सेम रहेगा। केमिकल कंपोजिशन भी सब में सेम होगा, माइल्ड स्टील का, HYHD का और HSS का। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ अगला नोट पॉइंट है हमारा। अगला नोट पॉइंट ये है कि अगर कार्बन कंटेंट बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा मटेरियल में और डक्टिलिटी घटेगा। यही है हमारा बाउसिंगर्स इफेक्ट। इसी को हमें समझना है कि बाउसिंगर्स इफेक्ट के द्वारा ही हम लोग माइल्ड स्टील को HYHD में और HYHD को HSS में बदलते हैं। कोई और किसी प्रकार के केमिकल चेंज करके किसी भी प्रकार से और नहीं बनाया जाता है। बाउसिंगर्स इफेक्ट एक मैकेनिकल थ्योरी है। इस पर लोड लगा करके ही माइल्ड स्टील को HYHD में और फिर HYHD को HSS में बदलते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी मटेरियल पर अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके या गर्म ठंडा या रिसाइक्लेबल स्ट्रेस लगा करके या मटेरियल को किसी प्रकार से मोड़ करके किसी भी प्रकार से शेप चेंज करके किसी भी प्रकार का मटेरियल में बदलाव कर दे, मटेरियल की इलास्टिसिटी हमेशा सेम रहेगी। किसी एक मटेरियल की किसी भी तरह को किया जाए, अगर माइल्ड स्टील को ही या माइल्ड स्टील या HYHD या HSS तीनों की इलास्टिसिटी हमेशा सेम रहेगी। यही है बाउसिंगर्स इफेक्ट हमारे दोस्त साथियों। थैंक यू।